गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने फिलॉसफी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन और फिलॉसफी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन ये पढ़ लिए थे पॉइंट। आज हम लोग शुरू करेंगे फिलॉसफी एंड करिकुलम ऑफ एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कक्षा में हम ये देखेंगे कि कैसे दर्शन का प्रभाव पड़ता है शिक्षा के पाठ्यक्रम में। तो पिछली कक्षा में जैसे कि आप ये देखो कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि शिक्षा का दर्शन का शिक्षा के संप्रत्यय पर सीधा प्रभाव पड़ता है, फिर दर्शन का शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव पड़ता है। आज हम ये देखेंगे कि दर्शन का शिक्षा के पाठ्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि आप ये देखो कि पाठ्यक्रम से आप लोग क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम से आप क्या पाठ्यक्रम के केवल विषय समझते हैं? तो ऐसा नहीं है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय में संपन्न होने वाली वो समस्त क्रियाएं आ जाती हैं, यानी जो विषय हैं, विषय के साथ साथ अन्य पाठ से आगामी क्रियाएं, वो सब कुछ समाहित हैं उस पाठ्यक्रम में। ठीक है, तो आप ये देखो कि इसके निर्धारण में भी दर्शन का अहम योगदान होता है। अब आपको ये स्मरण होना चाहिए कि ये पाठ्यक्रम का निर्धारण होता कहाँ से है। मतलब आप ये देखो कि जैसे प्राचीन समय में पाठ्यक्रम में विषय और क्रियाएं अलग होती थीं, वर्तमान समय में विषय और क्रियाएं अलग हैं। तो इसका निर्धारण कैसे होता है कि कौन कौन से विषय या कौन कौन सी क्रियाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाएंगी? जाहिर सी बात है, इसका निर्धारण समाज करता है, और समाज भी समाज का दर्शन। वैसे तो पाठ्यक्रम के निर्धारण में कई तत्व जिम्मेदार हैं। जैसे सबसे पहले आता है समाज का दर्शन, फिर आता है समाज की सामाजिक दशाएं, फिर आता है समाज की आर्थिक दशाएं, राजनीतिक दशाएं, भौगोलिक दशाएं। ये सारी दशाओं का प्रभाव पड़ता है शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्धारण में या और शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है दर्शन का, यानी दर्शन का प्रभाव सीधा सीधा पाठ्यक्रम में भी के निर्धारण में भी पड़ता है। अब ये कैसे पड़ता है? अब आप जैसा कि आप जानते हो कि जैसे हमारे जीवन के उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैसे ही समाज शिक्षा के उद्देश्य भी निर्धारित करता है। अब बात यह है कि एक बार शिक्षा के उद्देश्य अगर निर्धारित हो गए तो उन उद्देश्यों को पाठ्यक्रम को प्राप्त करने के लिए कोई पाठ्यक्रम भी तो बनाना होगा। ठीक है, हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिए कि हमें यहाँ पहुँचना है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ माध्यम तो होना चाहिए, और वो माध्यम क्या होता है? हमारा पाठ्यक्रम। यानी हमारे जीवन के जो उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैसे ही शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, और उन शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैसा ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, और इस पाठ्यक्रम के निर्धारण में दर्शन अहम भूमिका निभाता है। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे प्राचीन समय में अगर आप देखो तो प्राचीन समय में आदर्शवादी दर्शन होता था। तो जीवन के उद्देश्य क्या होते थे? यानी ज्ञान प्राप्ति, और ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से आत्मानुभूति और मुक्ति, ये जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य होते थे। तो जब ये जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य होते थे, तो शिक्षा क्या, उस समय की शिक्षा क्या होती थी? इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होती थी। तो प्राचीन समय में जो गुरुकुल प्रणाली थी, तो गुरुकुल प्रणाली में कौन से विषय पढ़ाए जाते थे? बेशक और भी विषय पढ़ाए जाते थे, और उन्हें शस्त्रों की भी शिक्षा दी जाती थी, उन्हें व्यवसायों की भी शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस बात पर फोकस होता था, आध्यात्मिक विषयों और आध्यात्मिक क्रियाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता था, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य वही होता था। इसलिए आप देखोगे कि उस समय के पाठ्यक्रम में अगर आप देखोगे तो आध्यात्मिक विषयों और आध्यात्मिक क्रियाओं का सबसे बड़ा पार्ट या सबसे अहम योगदान होता था। उसके बाद अन्य विषय और अन्य क्रियाएं होती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा ये। इसके बाद अगर हम वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय में प्रयोजनवादी भौतिकवादी दर्शन है सारे विश्व में लगभग। तो आप ये देखोगे पाठ्यक्रम में सीधा सीधा इसका प्रभाव आपको दिखता है। यानी जीवन का उद्देश्य अब मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना या ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा है कि बालक का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर है कि कितना बड़ा पैकेज उसे फ्यूचर में मिलेगा।
यानी शिक्षा इसलिए नहीं, ज्ञान प्राप्त के लिए नहीं है या अच्छी पर्सनालिटी के लिए नहीं है, बल्कि इस बात के लिए है, सारा फोकस इस बात पे है कि कैसे अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलाई जाए, किसे बड़ा से बड़ा पैकेज या प्रभावशाली कोई जॉब मिल पाए, इस पर फोकस है। तो आप ये देखो उसके हिसाब से आप यानी भौतिक उन्नति पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। इसलिए अगर आप देखो तो पाठ्यक्रम में वही विषय और वही क्रियाएं सम्मिलित की गई हैं जो कि इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो प्राचीन समय में अगर आप देखो तो साहित्य, चूँकि शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, ज्ञान प्राप्ति और आध्यात्मिक उन्नति, तो आप ये देखो कि उस समय साहित्यिक विषय और आध्यात्मिक विषयों पर ज़्यादा बल दिया जाता था। वर्तमान समय और इसके साथ साथ अन्य जो पाठ्यगामी क्रियाएं थी तो उसमें यौगिक क्रियाएं, योगा और प्राणायाम वगैरह, ये सारी क्रियाएं, यौगिक क्रियाएं करवाई जाती थी। ठीक है, आज के समय में अगर आप देखो तो बालक के ऑलराउंड डेवलपमेंट की जब बात होती है तो जाहिर सी बात है कि विषयों के साथ साथ आप देखो कि खेलकूद, वाद विवाद या भ्रमण, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है जिससे बालक के का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, अच्छी पर्सनालिटी डेवलप हो। और इसके साथ विषयों में अगर हम देखें तो विषयों पर सीधा प्रभाव दर्शन का दिखाई देता है। यानी भौतिकवादी दर्शन है तो जीवन का उद्देश्य क्या है, भौतिक उन्नति, और भौतिक उन्नति प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन होता है भौतिक विषय या वैज्ञानिक जो विषय हैं उन विषयों का ज्ञान। तो इस समय अगर आप देखोगे तो वैज्ञानिक विषयों पर ज़्यादा यानी फोकस किया जाता है, और ताकि वैज्ञानिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करके अच्छी आर्थिक उन्नति हो। इसीलिए वर्तमान समय में जैसे गणित है या विज्ञान जैसे विषय हैं, इन विषयों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो अगर आप ये देखो तो दर्शन से शिक्षा का पाठ्यक्रम भी निर्धारित होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले बिंदु पर आते हैं, तो फिलॉसफी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो अगर आप देखोगे तो दर्शन शिक्षण विधियों के निर्धारण में भी अहम भूमिका निभाता है। अब ये कैसे अहम भूमिका निभाता है, यानी जिस समाज का जैसा दर्शन होता है शिक्षण विधियाँ भी वैसी होती हैं। जैसे अगर आप ये देखो कि प्राचीन समय में आदर्शवादी दर्शन होता था तो शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता था, शिक्षक होता था। तो शिक्षण विधियाँ भी ऐसी होती थी जो शिक्षक केंद्रित होती थी। ठीक है, और दूसरी बात, उस समय के जो विषय होते थे उन विषयों को पढ़ाने के लिए वैसी ही शिक्षण विधि ज़्यादा प्रभावशाली होती थी। यानी आप ये देखो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि यानी जैसा जीवन के उद्देश्य, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैसे ही शिक्षा के उद्देश्य बनते हैं, उन शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैसा ही पाठ्यक्रम बनाया जाता है, पाठ्यगामी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, और उस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए वैसी ही विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आप ये देखो तो साहित्यिक विषयों को पढ़ाने के लिए अलग विधियां होती हैं, वैज्ञानिक विषयों को पढ़ाने के लिए अलग विधियां होती हैं। तो इसका भी निर्धारण कहीं ना कहीं दर्शन की वजह से ही हुआ ना। जैसे प्राचीन समय की शिक्षण विधियों को हम देखें तो उसमें जैसे सबसे प्रमुख विधि है श्रवण मनन निधिध्यासन, उपदेश विधि, व्याख्यान विधि, कहानी विधि, अभ्यास विधि, ये सारी विधियां प्रमुख रूप से, आगमन निगमन विधि, ये सारी प्रमुख रूप से प्राचीन शिक्षण विधियां थीं। तो उस समय के विषयों को पढ़ाने के लिए ये विधियां थी। आधुनिक समय पे अगर आप देखो तो दूसरी तरह की विधियों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कशन मेथड। ठीक है, तो कहने का आशय यहाँ पर ये है कि जैसे विषय होते हैं उन विषयों को पढ़ाने के लिए वैसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। साहित्यिक विषयों को पढ़ाने की अलग विधियां होती हैं और वैज्ञानिक विषयों को पढ़ाने की अलग विधियां होती हैं। तो शिक्षण विधियों की निर्धारण में भी कहीं ना कहीं दर्शन का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को जो भी ये हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये आसानी से समझ में आ रहा होगा। और फिर भी अगर किसी छात्र को कोई समस्या है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।